जय हिंद साथियों। मैथ का अगला प्रैक्टिस सेट आपके सामने है जो उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी या हर वो एग्जाम जहां पर मैथ पूछा जाता है उसके लिए बहुत ज्यादा उम्दा और लाभदायक है। सवाल नंबर 1 आपके सामने आएगा। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे तो इंक्रीज हो जाएंगे आपके नंबर, आपको पता भी नहीं चलेगा। सवाल नंबर 1 आपके सामने ये आएगा। देखना भाई इस सवाल में क्या कहा गया है। सवाल नंबर 1 आपके सामने आएगा, ये आ चुका है। सवाल में कहा गया है कि एक समूह में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6 है। यदि 4 और लड़के समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात 4:3 हो जाता है। प्रारंभ में समूह में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है। बड़ी आराम से इस सवाल को बनाएंगे, कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल रत्ती भर भी नहीं है। आप अच्छे जानते हो कि सवाल बहुत दमदार है, सवाल बहुत बढ़िया है, आराम से आप इसको बना दोगे। कैसे बनाओगे जरा बना के दिखाइए। इसकी शॉर्ट ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, उससे देख के मजा आ जाएगा एकदम। इतनी बढ़िया ट्रिक बताऊंगा, बेसिक से तो आप कर ही सकते हो। ट्रिक बहुत शानदार है इसकी। देखना क्या है। वो कह रहा है कि एक समूह में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6 है। मैं यहां पर कर लेता हूं, 3 लोग हैं अपने पास, सॉरी 2 लोग हैं। एक है बॉयज यानी लड़के हैं तो मैं बी लिख लेता हूं, और लड़कियां हैं तो मैं यहां पर जी लिख लेता हूं यानी गर्ल लिख लेता हूं। इन दोनों का जो अनुपात हम लोग को दिया है वो कितना है भैया, 7:6 का अनुपात है। 7 और 6 का अनुपात है दोनों में, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। फिर कह रहा यदि 4 और लड़के समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात 4:3 हो जाता है। कितना हो जाता है भैया, 4:3। 4 और 3 कब हो गया, आप कहोगे तब हुआ था कि जब समूह में 4 लड़के जुड़ गए थे और 3 लड़कियां निकल चुकी थी, तब जाकर यह अनुपात हुआ था 4:3 का। बात समझ में आई। तो यहां पर आप आराम से एक निशान खींचो और यहां पर लिख लो कि 4 लड़के यहां पर आए थे समूह में और 3 लड़कियां यहां से निकल गई थी। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड लगाने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो निकालते हैं। देखना कैसे करेंगे। आप यहां पर इन दोनों की गुणा करो और फिर इसकी गुणा करो, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर कर दो। मैं कई बार बताया मैंने कि 6 की गुणा 4 में कर दो, कितना आएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। 7 की गुणा 3 में कर दो तो कितना हो जाएगा, 7 या 21, यानी 24 में से अगर 21 जाएगा तो कितना बचेगा। तो आप कहोगे 24 में से अगर आप 21 निकाल दोगे तो यहां पर 3 बच जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना भाई। इसके बराबर हमें क्या लिखना है, इस 3 की गुणा यहां पर कर दो और इस 4 की गुणा यहां पर कर दो, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक 12, यहां पर प्लस का 12 हुआ और यहां पर आप देखोगे तो 4 तिया 12, यहां पर माइनस का 12 हुआ। अब मैं पूछ रहा हूं इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस पूछ रहा हूं, डिफरेंस यानी दोनों का अंतर कितना है। तो प्लस माइनस में हमेशा डिफरेंस कितना रहता है भैया, दोनों को जोड़ देते हैं, वही हमारा डिफरेंस बन जाता है। यानी 12 और 12 कितना हो जाएगा, 24। यहां पर हम रख देंगे इन 3 के बराबर 24 को। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना भाई। एक यूनिट का मान जब आप यहां से निकालोगे तो एक बराबर कितना आएगा, 3 8 24 होता है। एक का मान यहां पर 8 आ जाएगा, एक का मान यहां पर 8 आ जाएगा। पूछा क्या है, प्रारंभ में समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या कितनी थी। प्रारंभ में यहां पर आप चेक करो तो ये प्रारंभ वाला है यानी शुरुआत वाला है। तो आप यहां पर चेक करोगे तो 7 और 6 कितना होता है, 13 होता है। ये अनुपात में योग है। एक यूनिट का मान अगर 8 है तो 13 यूनिट का मान कितना होगा। आप कहोगे 13 की और यहां पर 8 की दोनों की गुणा कर दो तो आपका योग निकल जाएगा। टोटल योग निकल कर आएगा, कितना आएगा, 13 8 कितना होता है भैया, 104 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। काम खत्म, पैसा हजम। सवाल नंबर 1 का एक आंसर यानी कि पहला वाला आंसर बन जाएगा। बहुत तगड़ा मेथड बताया मैंने आपको। कोई सा भी सवाल इस तरह का आएगा आप ऐसे बना देना, आराम से हो जाएगा। सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने, ठीक है ना भाई। सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने। देखना भाई क्या कह रहा है सवाल में। अच्छा सवाल है, इसको भी बढ़िया तरीके से बना देना, छोड़ना नहीं इस सवाल को। वो कह रहा है कि एक कमरे की 4 दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 वर्ग मीटर है और लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो इसकी छत का क्षेत्रफल कितना होगा। इसकी छत का क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है कि कितना होगा भाई साहब, ये हमें आप बता दो, ठीक है ना भाई। आप अच्छे से जानते हो कि जो कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल यानी चारों कोनों एक ए, समझ रहे हो बात को। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल मैं यहां पर लिख देता हूं, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। जब आप 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालोगे तो कितना होता है, आप कहोगे 2 और इंटू एल प्लस बी और गुणा में क्या रहता है, एच रहता है। कोई दिक्कत, एल प्लस बी यहां पर सही से लिख देता हूं, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको ना। यहां पर लिखेंगे एल प्लस बी, एल प्लस बी, इस तरीके से हम लिखेंगे। यानी जो 4 दीवारों का क्षेत्रफल है वो है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल हमें दे रखा है। और अगली बात जो उसने कही है, अगर क्षेत्रफल हमारे पास है 4 दीवारों का,
ठीक है, वो कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। लंबाई चौड़ाई से क्या है, दोगुनी है। आप यहां पर समझो, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक है ना, अभी बात को समझना। लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, अगर ये 1 है चौड़ाई तो लंबाई क्या होगी, दुगनी हो जाएगी। देखो दुगनी हो गई, अनुपात में कितना हो गई। अगर इसमें कांस्टेंट मान लो कोई भी चीज, तो यहां पर आप r मान सकते हो, यहां पर r हो गया और यहां पर भी r हो गया। r की गुणा 1 में करोगे तो 1 ही आएगा, तो r ही आ जाएगा, है ना। तो आप यहां पर क्षेत्रफल चार दीवारों का कितना है, यहां पर है 660 और बराबर 2 इंटू करेंगे, मतलब r, यहाँ पर L की जगह 2r रखूंगा और B की जगह r रखूंगा। दोनों की जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो कितना होगा, 3 और कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये 3r बन जाएगा। और गुणा में कितना है भाई, आप कहोगे यहाँ पर हमें ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई कितनी है, आप कहोगे 11 मीटर की ऊंचाई है, तो मैं यहाँ पर 11 से गुणा कर दूंगा, कोई दिक्कत, इसको मैं यहाँ से अब मिटा दूंगा। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है ना भाई। सबको इसको काटाफिटी मचा के यहां से आर का मान निकाल लेंगे। आर मतलब यहां पर कांस्टेंट जो हमने निकाला था वही हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो आप एक काम करो, 11 से डिवाइड करो, 11 छंग 66 होता है, यहां पर 60 आ जाएगा। 60 कट सकता है कि आप कहोगे 3 दूनी 6 और आप 6 से 60 को भाग करो, कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। यानी आर का जो मान आएगा निकल के वो कितना आएगा, 10 आएगा। आर का मान 10 आएगा। आप अच्छे जानते हो कि मैंने अभी यहां पर लिखा था कि जो एल है वो कितना था, 2r था, और हमारे पास जो बी था वो कितना था, r था। r का मान मुझे मिल गया, तो यहां पर लंबाई कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 2 की गुणा r में करोगे तो 20 हो जाएगा। और आप यहां पर निकालोगे, एक्चुअल में निकल कर आ रहा है अब, r की गुणा यहां पर r में करोगे तो कितना, 10 निकल आएगा। यानी लंबाई आ चुकी है मेरी 20 और चौड़ाई आ चुकी है कितनी, 10। लंबाई चौड़ाई आ चुकी है। अब छत का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, लंबाई गुणा चौड़ाई, उसमें तो ऊंचाई होती नहीं है, तो क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी l गुणा b और बराबर कितना आएगा, छत का क्षेत्रफल। लिख देता हूं यहाँ पे, एक बार आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, लिख देता हूं यहां पर, लिख लेना, छत का क्षेत्रफल। आप छत का क्षेत्रफल निकालोगे तो L गुणा B होता है, L गुणा B, L कितना है 20 और ये कितना है 10, दोनों को जब आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, 200 मीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। 200 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ये चीज आप इसकी उतार लेना कि चार दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है भैया, चार दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इसमें ऊंचाई भी होती है दीवारों की, ठीक है। यहां पर छत का क्षेत्रफल आप आराम से निकाल लेना, एल गुणा बी होता है, जैसे आयत का निकालते हैं क्षेत्रफल वैसे ही होता है, क्योंकि छत हमारी आयताकार होती है, किसी किसी की स्क्वायर में भी होती है, लेकिन लंबाई चौड़ाई उसके अंदर भी होती है। तो इस तरह से हमारी छत होती है, तो दोनों की हमने गुणा कर दिया, हमारा आंसर निकल कर आ गया 200 मीटर उसका है। सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने, काम खत्म पैसा हजम। सवाल नंबर अगला ये आया, देखना भाई क्या कह रहा है सवाल में, बढ़िया सवाल है, एकदम जबरदस्त सवाल है ये भी, ठीक है। सवाल में कहा जा रहा है कि एक वस्तु 13.5% की हानि पर बेची जाती है। यदि इसे 1104 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो 9.5% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य था, वस्तु का लागत मूल्य पूछ रहा है, यानी कि सीपी क्रय मूल्य, बात एक ही है। तो इसको कैसे करेंगे, आप यहां पर देखो तो डिफरेंस वाला सवाल है। क्या है डिफरेंस वाला क्या है डिफरेंस में, अगर इतने की हानि पर बेचने की बजाय अगर 1104 रुपए अधिक में बेचता तो इतने का लाभ होता। तो ये क्या है भैया, ये डिफरेंस वाला सवाल है। डिफरेंस वाला सवाल हम कैसे करते हैं, आप कहोगे ऐसे करते हैं। यहां पर क्या हो रही है, हानि हो रही है। हानि के लिए मैं हमेशा माइनस का निशान का यूज करता हूं, आप अच्छे जानते हो। तो यहां पर कर लोगे 13.5% है, और अगर इसकी जगह वो 1104 रुपए अधिक में बेचता तो उसे कितने का लाभ हो जाता भैया, इतने का लाभ हो जाता, यानी कि 9.5% का लाभ हो जाता। यहां पर प्लस कर लेंगे, कोई दिक्कत हो तो बताओ। आप कहोगे दोनों को जोड़ दो, तो यहां पर 13 और 9 कितना हो जाता है, यहां पर 22 हो जाएगा और एक ये बन जाएगा, यानी 23% निकल के आएगा। कितना, 23% बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 1104 रुपए। कितना, 1104 रुपए। क्रय मूल्य पूछा है हमसे, तो 100% का मान यहां से निकाल लेंगे। तो 1% का मान निकालूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा 23 और गुणा निकालना है मुझे 100% का। 100% का जब आप निकालोगे तो यहां से 100 से गुणा कर दोगे, यहां से क्रय मूल्य डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। 23 से काटना कितनी बार कटेगा, आप कहोगे 23 चौक 92 होता है, यानी 92 होता है। 23 चौक कितना होता है, 23 चौक 92, यहां पर कितना बचेगा 8 और 10 कितना हुआ 18, यानी ये बनेगा 184। और 184 किससे कट जाएगा, तो आप कहोगे 184 कटेगा 8 या 24 और 8 दूनी 16 17 18, ये 8 बार कट जाएगा। कितनी बार, 23 8 184 होते हैं, ठीक है ना भाई। यहां पर 2 जीरो चिपका देंगे इस तरीके से, यानी कि जो उसका सीपी यानी क्रय मूल्य लागत मूल्य है वो कितना है, 4800 रुपए है। कितना, 4800 रुपए। काम खत्म पैसा हजम। कहां पर 4800 रुपए है क्या, हाँ यहाँ है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है ना भाई। कोई दिक्कत परेशानी समस्या मुसीबत कुछ ऐसी चीज हो तो बताओ। बहुत आसान से सवाल थे, बस कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट, इसकी ट्रिक आपको नहीं पता है तो आपके लिए ये सवाल भारी है, और आप इसके कॉन्सेप्ट को कई बार पढ़ लिए हो, दिमाग में बैठ गए, तो आप समझ जाना कि आपके लिए ये सवाल बहुत ही हलवा से, बिल्कुल हप्पा से सवाल है, ठीक है ना भाई। तो सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस करना, अपने आप पर भरोसा करना कि मैं कर सकता हूं और मैं कर रहा हूं। मार्केट में क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, अपने काम से पूरा फोकस होना चाहिए। आप खुश तो जग खुश,
आप दुखी तो जग दुखी, समझते हो ना। क्योंकि एक हमेशा और हमेशा एक जो रोशन दिया होता है वो दूसरे बुझे हुए दिए को रोशन कर सकता है। कभी भी एक बुझा हुआ दिया किसी दूसरे बुझे हुए दिए की कभी मदद नहीं कर सकता, ये आप अच्छे जानते हो। तो इसलिए अगर आप दूसरे को रोशन करना चाह रहे हो तो आपको पहले खुद जलना पड़ेगा, तब आप किसी को रोशन कर सकते हो। वरना आप अच्छे से जानते हो कि बुझा हुआ दिया कभी दूसरे बुझे हुए दिए की मदद नहीं कर सकता। समझ रहे हो ना बात को। तो आप भले तो जग भला सुना होगा। सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने, ठीक है ना भाई। सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने, बनाने का पूरा प्रयास करो। क्या कह रहा है सवाल में, पढ़ लेते हैं यहां पर। वो कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 3 वर्ष और 6 वर्ष में क्रमशः 8,000 और 27,000 हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो ब्याज की प्रतिशत दर क्या है? ब्याज की प्रतिशत दर क्या है? आप अच्छे जानते हो कि एक मूलधन मैंने यहां पर लिया और ये मूलधन 3 वर्ष में, कितने में, 3 वर्ष में कितना हो गया? आप कहोगे 8,000 रुपए हो गया था। ये 3 वर्ष में, यहां नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। कोई मूलधन मैंने लिया और ये मूलधन कितने वर्ष में? 3 वर्ष में 8,000 हो गया। कितना हो गया भैया? 3 वर्ष में 8,000 हो गया। और यही जो धन था वो अगले 3 वर्ष, यहां पर 6 वर्ष बोला है ना, यानी 3 वर्ष यहां से यहां तक और फिर 3 वर्ष यहां से यहां तक लोगे तो यहां से यहां तक कितना हुआ? 27,000 हो गया। कितना भैया? ये 27,000 रुपए हो गया। तो यहां भी कितना लगा उसको? 3 साल लगा, तभी तो 6 साल हुए। 3 साल यहां और 3 साल यहां, यानी यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा? 6 साल का समय लगा। टोटल समय कितना लगा? 6 साल का। आप अच्छे से जानते हो कि जब भी इस तरह का सवाल आपको मिले 3-3 साल यानी बराबर बराबर में बटा हो तो आप उसके ऊपर क्या चढ़ा दोगे? आप उसके ऊपर क्यूब चढ़ा दो। जितने साल का पूछा हो इतना क्यूब चढ़ा दो। अगर 2-2 साल का यहां पर होता तो यहां पर अंडर रूट चढ़ा देते, लेकिन यहां पर 3-3 साल का पूछा है तो यहां पर क्यूब चढ़ा लोगे। यहां पर आप क्या करोगे? क्यूब चढ़ा लोगे और अनुपात इसका बना लोगे। क्यूब चढ़ा दिया दोनों तरफ और मैंने यहां पर अनुपात बना लिया। क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि 3-3 साल का था। अगर 2-2 साल का होता तो यहां स्क्वायर रूट चढ़ा लेते, अगर 4 साल का होता तो 4 रूट चढ़ जाता यहां पर। समझ रहे हो बात को? 3 साल का इसलिए मैंने 3 साल निकाल दिया। अब आप अच्छे जानते हो 8,000 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है? आप कहोगे 20 होता है। कितना भैया? ये होता है 20। और अगर आप इस 27 का क्यूब रूट निकालोगे तो कितना आएगा? आप कहोगे 30 होता है। कितना? 30 हो जाता है। अब मैं कह रहा हूं कि 20 रुपए एक साल में, ये एक साल का निकल के आया है क्योंकि मैंने 3 रूट निकाल दिया। समझ रहे हो बात को? एक साल में 20 रुपए कितने हो गए? आप कहोगे यहां पर 30 हो गए। तो यहां पर ब्याज कितने का मिला? आप कहोगे यहां पर जो ब्याज मिला होगा सर जी वो 10 का मिला होगा। कितने का? 10 का ब्याज मिला। किससे मिला ब्याज? आप कहोगे इससे मिला, 20 से। 20 से ब्याज मिला और परसेंट के लिए मैं 100 से गुणा कर दूंगा, परसेंट का निशान लगा दूंगा। 1 वर्ष का पूछा है, 1 से भाग करोगे तो वही रहेगा जो है, ठीक है ना भाई। तो आप 0 से 0 काट लोगे और 2 से जब 100 को भाग दोगे तो कितना आएगा? 50% आ जाएगा। कितना भैया? 50% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कोई दिक्कत परेशानी समस्या मुसीबत हो तो बताओ। नहीं है ना? बहुत आसान, बढ़िया एकदम। अगर कॉन्सेप्ट याद है तो हर चीज आसान है, कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो हर चीज मुश्किल है। क्योंकि कोई भी चीज तब हमें भारी लगती है जब वो हमसे नहीं आती है, और हर वो चीज चाहे कितनी खतरनाक हो अगर हमसे आती है तो वो हमें हल्की लगती है, आसान लगती है। तो हर वो चीज जो आपको भारी लग रही है आप उसकी शुरुआत करना शुरू कर दो, वो कुछ ही दिनों में आपको हल्की लगने लगेगी, यानी आसान लगने लगेगी। सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने, काम खत्म पैसा हजम, ठीक है ना भाई। सवाल नंबर ये रहा आपके सामने, ये आया सवाल। क्या कहना चाह रहा है भाई? बढ़िया से सवाल है, पढ़ो। वो कह रहा है कि पी और क्यू 4848 रुपए में एक काम करने का वचन देते हैं। पी अकेले इसे 12 दिन में कर सकता है जबकि क्यू अकेले इसे 16 दिन में कर सकता है। आर की सहायता से वे 6 दिनों में कार्य समाप्त करते हैं, तो आर का हिस्सा ज्ञात कीजिए। आप अच्छे जानते हो कि जब भी इस तरह का सवाल, काम समय का सवाल जब भी हमारे सामने आता है और कोई उसने वादा करा हो या कोई ठेका लिया हो कि इतने रुपए में हम इसको इतने दिन में पूरा कर देंगे, जब भी इस तरह का सवाल बनता है तो हमेशा धनराशि जो होती है वो हमेशा क्षमता के अनुपात पर बढ़ती है, क्योंकि जो आदमी जिस क्षमता से काम करेगा उसी अनुपात में धन बटेगा। समझ रहे हो बात को? तो वो कह रहा है कि पी और क्यू ने 4848 रुपए में एक काम करने का वचन देते हैं। पी अकेले इसे 12 दिन में कर लेता है। कितने दिन में कर लेता है पी? आप कहोगे जो पी है वो इसको 12 दिन में कर लेता है। आगे क्या बोला? क्यू इसे 16 दिन में कर लेता है। जो क्यू है इसको कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में कर रहा है। फिर आगे कह रहा है कि आर की सहायता से, आर की सहायता मतलब यानी पी भी है और क्यू भी है, दोनों है। इन दोनों ने सहायता किसके लिए है? आर की। यानी पी क्यू आर की तीनों जब मिल जाते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है? आपको 6 दिन में समाप्त हो रहा है। तो इसका मतलब पी और प्लस क्यू और प्लस आर, यानी पी और आर ने जब आर की सहायता ली तो काम कितने दिन में निपटा? आपको 6 दिन में निपट गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इन सब का एलसीएम ले लें तो हमें काम पता चल जाएगा काम था कितना। तो इसका एलसीएम लोगे 16 या 48, 16 दूनी 32, 16 या 48 क्या ले लोगे भैया? इसका एलसीएम आप ले लोगे। एलसीएम ले लिया।
आप यहां पर जब गुणा भाग शुरू करोगे तो 12 से इस 48 को काटो, क्षमता निकल जाएगी किसकी, पी की निकल जाएगी। तो 12 चौक कितना होता है 48, और 16 से करोगे तो 16 तिया 48 होता है, और 6 से करोगे तो 6 सत्ते 42 और 6 अट्ठे 48। आप यहां पर चेक करो, पी की क्षमता 4, क्यू की क्षमता 3 और पी क्यू आर तीनों की क्षमता कितनी है 8 है। वो हमसे कह रहा है आर का हिस्सा कितना है, आर का हिस्सा पूछ रहा है हमसे। अगर आप यहां पर देखो तो तीनों की क्षमता कितनी है भैया, यहां पर 8 है तीनों की क्षमता। अब मैं कह रहा हूं पी और क्यू जो यहां पर दे रखे हैं, पी और क्यू यहां पर दोनों है, पी और क्यू को जब मैं दोनों को मिला दूंगा तो यहां पर कितना आएगा 7 आ जाएगा, 4 और 3 7, 7 प्लस आर। यहां से मुझे आर की क्षमता निकालनी है क्योंकि आर का हिस्सा पूछा है ना, तो आर की क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो आप यहां पर चेक करो 7 प्लस आर बराबर कितना होगा 8, और जब आर का मान यहां से निकालोगे तो 1 निकल के आएगा क्योंकि 8 में से 7 निकल जाएगा। आर का हिस्सा आ चुका है, पूछा किसका हमसे, आर का हिस्सा पूछा है। यहां पर टोटल धनराशि कितनी है 8 है, और वहां पर टोटल धनराशि कितनी 4848 है। जिसके बारे में पूछा गया उसको ऊपर रखते हैं, तो यहां पर एक के बारे में पूछा गया ऊपर रखा, किसके रेस्पेक्ट में, अनुपातिक योग हमेशा नीचे रखते हैं, तो यहां पर 8 आ गया। किसमें से देना है भैया हिस्सा, 4848 में से देना है, 4848 में से देना है। तो आप इसको जब डिवाइड करोगे तो 8 छंग होता है 48, 8 छंग 48 यानी 606 रुपए किसको मिलेंगे, आर को मिल जाएंगे 606 रुपए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत समस्या परेशानी कुछ इसमें ऐसी चीज नहीं थी। सवाल नंबर अगला ये रहा, सवाल नंबर ये रहा आपके सामने कि कुछ तो रही होंगी मजबूरियां उनकी, वरना जुदाई से मोहब्बत किसको है। समझ रहे हो बात। सवाल नंबर ये आया आपके सामने, वो कह रहा है यदि x बराबर 5 सही 1/5 प्लस 6 सही 2/5 प्लस 7 सही 3/5 प्लस 8 सही 4/5 है तो x का मान बताना है। देखो इस तरह का जो सवाल है ना, आप छूते ही सवाल को कर, देखते ही सवाल आ जाना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए इस तरह के सवाल को। देखो मैं बताता हूँ ये लिखा हुआ किस तरीके से सवाल, इन्होंने लिखा किस तरीके से। ये जो 5 सही 1/5 है ना, 5 सही 1/5 प्लस 6 सही 2/5, 6 सही 2/5, इस तरीके से सवाल लिखा हुआ। मैंने सिर्फ दो ही टर्म लिखे, एक ये वाला लिखा है और एक ये वाला अभी आगे छोड़ दिया है, पहले इसको समझो। देखो इस तरह का जब भी सवाल आपको मिले तो आप 5 सही 1/5 को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 5 प्लस 1/5 और प्लस ये 6 सही 2/5 है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6 प्लस 2/5। अब छोटी सी बात को समझना, क्या मैं इन दोनों को जोड़ नहीं सकता, क्या मैं इन दोनों को जोड़ नहीं सकता और इन दोनों को नहीं जोड़ सकता क्या, आप कहोगे बिल्कुल जोड़ सकते हो। तो 6 और 5 कितना हुआ 11, और 5 देखो जिसका बेस समान होता है ना, बेस उसकी ऊपर की चीजें हमेशा जुड़ जाती हैं। बात को समझना, सवाल तो बाद में करेंगे, पहले इसको समझ लो, सवाल कर लेंगे उसमें कुछ ऐसा नहीं है, इसको समझ लो। जिसका बेस समान होता है तो चिन्ह के अनुसार ऊपर की चीजें घट या जुड़ जाती है। यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, जरा समझो बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी भावनाओं को समझो दोस्त। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप इन दोनों को जोड़ दो तो 6 5 11 और प्लस आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये बनेगा 1/5 और प्लस 2/5, इस तरीके से बन जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी भावनाओं को तुम, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आप इस चीज को देखो, इस चीज को, इसके बेस समान है। जब बेस अभी इससे कोई मतलब नहीं है, इसको ऐसे कर लेना आप, जब बेस समान है तो ऊपर की चीजें चिन्ह के अनुसार घटिया जुड़ जाएगी। अगर यह माइनस होता तो घट जाती है, अब प्लस है तो जुड़ जाएगी। तो 2 और 1 3, 3/5 हो जाएगा। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते 11 सही 3/5, ऐसे भी इसको लिख सकते हो। ठीक है ना भाई, आप करते हैं सवाल को, समझाने वाली बात थी, बात हो गई खत्म। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं दोस्त, आप कहोगे 5 प्लस 1/5 लिख सकते हो, प्लस 6 प्लस 2/5 लिख सकते हो, प्लस आगे देखो 7 प्लस 3/7, 7 प्लस 3/5 लिख सकते हो, और प्लस यहां पर 8 दिया है, 8 प्लस 4/5 लिख सकते हो। देखो मैंने सवाल इस तरीके से लिख लिया। तो मैंने कहा था ये वाली चीजें पहले जोड़ दो, ये वाली चीजें आप ये वाली चीजें जोड़ दो। तो आप यहां पर देखोगे तो 6 और 5 11, 11 और 7 कितना हुआ 18, 18 और 8 कितना होगा 8 दूनी 16 यानी 26 हो जाएगा। ये बनेगा 26 और प्लस अंदर देखो क्या बचेगा 1/5 और प्लस 2/5 और प्लस 3/5 और प्लस कितना बचेगा 4/5। चीजों को समझना, एग्जाम में ऐसा थोड़ी ना करना है। एग्जाम में तो आप समझ जाओगे, डायरेक्ट यहां पर कर दोगे कि यहां पर सब में बेस समान है तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप ऐसे कर दोगे 10/5 हो जाएगा। लेकिन यहां पर दिखाना मजबूरी है क्योंकि सिखानी भी है कुछ चीजें। ठीक है ना भाई, तो यहां पर आप देखोगे तो 26 और प्लस इनको जोड़, देखो बेस सबका समान है कि नहीं है। जब बेस समान है तो चिन्ह के अनुसार चीजों ऊपर की जुड़ जाएगी, क्योंकि सब में यहां पर क्या है प्लस का निशान है। तो आप जोड़ दो इनको, 4 और 3 कितना हुआ 7, 7 और 2 7 और 2 9 और 1 10, ये बनेगा कितना 10/5, 10/5। 5 से इसको डिवाइड करोगे 2 बार हो जाएगा, तो यहां पर आएगा कितना 26 और प्लस कितना होगा 2 बराबर कितना आएगा 28। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 28। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, बहुत गजब की चीज मैंने आपको बताई है। आगे सवाल नंबर ये रहा आपके सामने। ठीक है ना भाई, काम खत्म पैसा हजम। देखना भाई सवाल में क्या कह रहा है, ऐसे सवाल लेके आना आपके सामने कि बस मजा ही आ जाएगा। ठीक है ना भाई, सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी 5 अंकों की
सबसे बड़ी संख्या है जो 12, 15, 16 और 18 से विभाज्य है। अब इस सवाल को पढ़ के ना आपके दिमाग में क्या आई होगी बात, आपके दिमाग में वो कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आपके दिमाग में तुरंत ही आया होगा, है ना, आया होगा ना कि नहीं आया होगा, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो यही है। लेकिन इसमें आप दिमाग में ये सोच रहे होगे कि हम इनका एलसीएम लें या में से लें या क्या लें, है ना, और इसमें से घटा या जोड़ दें हमें ये मिल जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना है दोस्त, ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। ऐसे सवालों को हमेशा और हमेशा ऑप्शन से करना, आज के बाद सवालों को इस तरीके से मत करना। ऑप्शन से कैसे करना है, हम यहां पर लगाएंगे डिजिवल्टी रूल। डिजिवल्टी रूल क्या होता है कि जो विभाज्य करने वाले अंक होते हैं कि हम किस किस से किस किस को काट सकते हैं, है ना। जैसे आप यहां पर 12 देखो, तो आप ऐसी संख्या को चुन लो, ऐसी संख्या को इनमें चुन लो जो इसको काट दे, यानी 12 को हम तोड़ भी सकते हैं 3 और गुणा 4 में तोड़ सकते हैं, 3 गुणा 4 में, है ना, जो विभाज्य वाला रूल होता है ना, उस वाले से कर रहा हूं मैं। तो सबसे आसान यहां पर 18 दे रखा है, तो 18 को जब आप तोड़ोगे तो कैसा आएगा, 9 दूनी 18। और 9 का जो विभाज्य रूल है ना, जो विभाज्य रूल है 9 का, वो क्या कहता है कि अंकों की संख्याओं को जोड़ दो और जोड़ के उसका जो योग निकल के आएगा वो 9 से अगर कट रहा है तो समझ लो वो उससे सारी संख्याओं से कटेगा, और अगर वो नहीं कट रहा तो फिर नहीं कटेगा, ठीक है ना भाई। तो मैं इनको जोड़ कर देख लेता हूं, पहले मैं 9 से चेक करता हूं। तो आप यहाँ पर 9 और 9 18, 18 19, 19 और 2 कितना होगा, 19 और 2 21। क्या 21 9 से कट सकता है, नहीं कर सकता, इसका मतलब ऑप्शन हमारा ये वाला नहीं है, ठीक है ना भाई। सवाल नंबर जो ऑप्शन नंबर बी है उसको चेक कर लो, 9 9 18 और 2 20, 20 और 4 कितना होता है 24। क्या 24 9 से कटेगा, विभाजित है ये, नहीं है, तो इसका मतलब हमारा ये वाला भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना भाई, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। आगे इसको चेक कर लो, 9 और 9 18, 18 और 3 कितना होता है भाई 21, 21 और 6 कितना होता है, आप कहोगे 27। क्या 27 इस 9 से कट जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल कट जाएगा, 9 या 27 होता है, ये हमारा आंसर हो सकता है। इसको चेक कर लेते हैं एक बार और, 9 और 9 18, 18 और 4 कितना होगा, 18 4 22, 22 और 8 कितना हो जाएगा 30। क्या 30 9 से कट सकता है क्या दोस्त, क्या 30 इस 9 से कट सकता है, नहीं कटेगा, यानी सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन यही वाला हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। काम खत्म, पैसा हजम, आंसर आ चुका है। ऐसे ही आपको हल करने सवाल, यहां से ये नहीं करना, ऑप्शन से हल करना है ऐसे सवालों। बात समझ में आई। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि अगर 9 से 2 ऑप्शन कटते तो हम क्या करते, तो हम कोई और विभाज्य लगा देते। कैसे लगाते, फिर हम 4 को उठाते, और 4 का विभाजित करने का रूल क्या कहता है कि लास्ट की 2 संख्याएं कटनी चाहिए। अगर लास्ट की 2 संख्याएं कट रही हैं तो वो हमारा आंसर बन जाता है। अगर आप 4 से भी कट रही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता इसमें, देखो आप यहाँ पर 2 और 8 है, फिर हम 2 का रूल लगाते। लेकिन सबसे आसान होता है 9 का। क्या होता है कि संख्याओं को जोड़ दो, जो उसका योग निकल के आएगा उसको 9 से डिवाइड कर दो। अगर वो डिवाइड हो रहा है तो विभाजित वाला रूल वहां पर लग जाएगा, नहीं हो रहा तो नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। काम खत्म, पैसा हजम। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, ठीक है ना भाई। अब आज के बाद ऐसे सवालों को आप हमेशा और हमेशा ऑप्शन से ही करना, कभी छूना भी मत डायरेक्ट सवालों को हल करने की, वरना आफत में आ जाओगे। सवाल तो हो जाएगा मगर आफत में आ जाएंगे हम लोग, ठीक है ना भाई। सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने, देखो क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है कि एक समान गति से चलने वाली 360 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में क्या है, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई हमसे पूछी जा रही है। प्लेटफॉर्म की लंबाई हमसे पूछी जा रही है कि कितनी है। बात समझ में आई। देखो एक ट्रेन है जो समान गति से चल रही है। समान गति का मतलब क्या है, समान गति का मतलब यह है कि जब उसने प्लेटफॉर्म को पार करा था तब भी उसकी चाल वही थी जब उसने एक व्यक्ति को प्लेटफॉर्म पर खड़ा था उसको पार किया था। आप अच्छे जानते हो कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को या फिर किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है तो दोनों की लंबाइयां जुड़ती हैं। लेकिन वही ट्रेन किसी व्यक्ति को, किसी पेड़ को जब पार करती है तो वो हमेशा खुद की लंबाई को पार करती है, व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती है, ठीक है ना भाई। आप अच्छे जानते हो ये बात को। तो उसकी जो गति है वो समान है, चाल बराबर है। कब, जब उस ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार करा था तब भी, और जब उस व्यक्ति को पार किया था तब भी। तो चाल बराबर आप अच्छे जानते हो दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटे समय। दूरी क्या है, एक तो ट्रेन की जो लंबाई है वो जुड़ जाएगी और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो जुड़ जाएगी। तो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है, यहाँ पर मैं एल मान लेता हूं कि यहाँ पर जो एल है वो क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 360 प्लस एल, 360 और प्लस एल, चाल बराबर दूरी हो गई। और समय कितना लिया भाई इसने, समय कितना लिया था 55 सेकंड का, तो मैंने यहां पर लिख दिया 55। कोई दिक्कत, बराबर, ये चाल भी बराबर है। अब जो व्यक्ति को पार करेगी वो चाल भी बराबर होगी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि ट्रेन की लंबाई जो दे रखी है वो 360 किलोमीटर 360 मीटर दे रखी है। इसका मतलब है कि वो खुद की लंबाई को पार करेगी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी 360 और बटे में समय कितना लिया था, आप कहोगे 24 सेकंड का समय लिया था। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, 24 कर दिया। कोई दिक्कत, यहां से एल का मान निकल जाएगा, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल जाएगी। बस काम खत्म, पैसा हजम। कैसे करोगे भाई इसको, 12 से डिवाइड कर लें क्या, 12 से डिवाइड कर लो, 12 दूनी 24 और 12 से जब इसको काटोगे तो 12 तिया 36 हो जाएगा। 2 से और कट सकता है, 2 से काटोगे 15 बार कट जाएगा। इसका मतलब है कि 360
और प्लस एल बराबर 55 और 15 की आप गुणा कर दोगे सीधा सीधा, यानी मल्टीप्लाई कर दो, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 पंजे 75, 75 का 5 हासिल लगे 7, 15 पंजे 75 और 7 कितना होता है भाई 82, यानी 82 होता है। कितना भैया 82 होता है। तो ये क्या आ चुका है भाई हमारा। अब आंसर आने वाला है। आंसर क्या आएगा देखना, आप 360 को इस 825 में से घटा दोगे तो एल का मान निकल जाएगा। घटाओ जरा कितना आएगा, तो आप यहां पर देखोगे तो 5 बचेगा, ठीक है 5 बचा। और आप यहां पर देखो, तो एक इधर ले लो 12, 12 में से 6 निकाल दो कितना बचेगा 6 बच जाएगा। यहाँ पर 7 बचेगा, 7 में से 3 निकाल दो 4 बच जाएगा। यानी कि जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो कितनी है भैया, आप कहोगे 465 मीटर है। 465, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है ना भाई। कोई दिक्कत समस्या परेशानी मुसीबत हो तो बताओ, नहीं है ना, आसान सा सवाल था, चीजों को समझो, सवाल अपने आप हल होना शुरू हो जाता है। सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने, ठीक है ना भाई, ये आया सवाल नंबर अगला आपके सामने। बढ़िया सवाल है ये भी, बनाओ जरा। वो कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए कितनी होगी। देखो समचतुर्भुज जो होता है ना, समचतुर्भुज वो कैसा होता है भाई, वो समचतुर्भुज जो होता है वो कुछ इस थोड़ा सा टेढ़ा होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है इस तरीके से। ये समचतुर्भुज है, ये थोड़ा सा गलत बन गया, थोड़ा सा हल्का सा ही गलत बना। ये समचतुर्भुज, इसमें क्या होता है, इसकी जो भुजाएं होती है ना वो सारी बराबर होती हैं। आप कहोगे वर्ग की भुजाएं भी बराबर होती हैं, बात सही है, लेकिन फर्क क्या होता है, इसके अंदर जो कोण होते हैं, इसके अंदर जो कोण होते हैं वो बराबर नहीं होते। ये वाले कोण, समझ रहे हो बात को, ये वाले कोण बराबर नहीं होते। कौन से वाले, ये वाले कोण। लेकिन यहां पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। कितने का, यहां पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का बनता है। उसमें हमसे कह रहा है कि समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। हम मान लेते हैं कि ये जो लंबाई दे रखी यहां से यहां तक वो 17 सेंटीमीटर है, ठीक है ना भाई, 17 सेंटीमीटर। आप अच्छे जानते हो कि जो जहां पर कोण बनता है 90 डिग्री का, ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन जाता है एक। 90 डिग्री का कोण जहां पर बनता है उसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, ठीक है ना भाई, हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। अब वो हमसे ये कह रहा है कि एक विकर्ण कितना है, 16 सेंटीमीटर है। मैं मान लेता हूं कि पूरा यहां से यहां तक, यहां से लेके और यहां तक एक जो पूरा विकर्ण है वो 16 सेंटीमीटर का है, और ये इसको आधा आधा काट रहा है, तो 8 ये हो जाएगा और 8 ये हो जाएगा, ठीक है ना भाई, 8 ये हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा। ट्रिक बता रहा हूं इसकी, एक देखो ट्रिपल एच होती है, आपने पढ़ी भी होगी, 8, 15 और 17। 8, 15 और 17 की आपने ट्रिपल एट पढ़ी होगी, बड़ी आराम से आप चीजों को कर सकते हो समकोण त्रिभुज में, आप अच्छे जानते हो। इसके सामने की जो भुजा है, ये वाली, ये जो भुजा है ये 17 सेंटीमीटर की, कितने की, 17 सेंटीमीटर की। अगर ये इसकी 8 है भुजा, ये वाली इसकी 8 है, ये वाली 8 है, तो ये कितनी होगी, क्योंकि हम ट्रिपलेट जानते हैं 8, 15, 17। अगर ये 8 है, ये 17 है, तो ये 100% कितनी होगी, 15 हो जाएगी। कितना भैया, ये 15 हो जाएगी। ये ट्रिपल एट का एक रूल है, वो आप जानते हो, ठीक है ना भाई। अगर ये 15 है, हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। अगर ये 15 है आधी, तो 15 ये वाली होगी, 15 ये वाली भी हो जाएगी। तो पूरा विकर्ण कितने का हो जाएगा, 15 और 15 30। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आपको ये ट्रिपल एट याद है, ट्रिपल एट अगर आपको याद है तो आप सवाल को आसानी से कर जाओगे, लेकिन आपको ये ट्रिपल एट याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। जैसे एक ट्रिपल एट और होती है, जैसे मैं बहुत सारी होती है, वैसे तो समकोण त्रिभुज में जब कोई मौका मिलेगा तो बताऊंगा। एक होती है 20, 21 और 29, एक ट्रिपल एट ये होती है। एक होती है 3, 4, 5, एक ये होती है। एक होती है 6, 8 और 10, एक ये होती है। और एक होती है 9, 12 और 20, 9, 12, 20 ये होती है। समझ रहे हो बात को, नहीं 9, 12, 20 नहीं, 9, 12, 15 होती है, सॉरी 9, 12, 15 होती है। यहाँ पर 9, 12, 20 नहीं, 9, 12, 15 होती है। कितनी होती है भाई, 9, 12, 15 होती है, ठीक है ना भाई। और भी निकाल सकते हो, यहाँ पर एक होती है 12 और 16 और 20, एक ये होती है 12, 16, 20 की होती है। बहुत सारी ट्रिपल एट होती हैं, बहुत सारी, यानी इतनी है कि बहुत सारी बन भी सकती हैं, बनाने का भी बताऊंगा तरीका कैसे बनाते हैं ट्रिपल एट को। लेकिन कुछ ऐसी होती है जो हमेशा याद करनी होती है, जैसे ये वाली है ना, इसका कोई लॉजिक लगता नहीं है, इनमें लॉजिक लग जाता है, कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा। तो ये हमारे कुछ सवाल थे, आप चाहो तो इन ट्रिपल एट को याद भी कर सकते हो, इन ट्रिपल एट को आप याद भी कर सकते हो और उतार भी सकते हो, है ना। तो बाकी चीजें हम आज यहाँ तक ही रखते हैं, बाकी चीजें हम कल देखेंगे, ठीक है ना भाई। अगर वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिली हो या फिर आपको किसी ने ये वीडियो सेंड करी हो, तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको हर रोज ऐसी ही बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिस सेट की वीडियो मिलने वाली। इसमें ऐसे सवाल रहेंगे ना तो मन खुश हो जाएगा, आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे यहाँ से। हमेशा ऐसे कॉन्सेप्ट देता हूँ ना कि मजा आ जाएगा। मेरा चैनल कैसा है मैं आपको
आपको ज्यादा फैसिलिटी दे पा रहा हूँ नहीं दे पा रहा, ये हैसियत पर डिपेंड करता है। अपने हालात ही कुछ ऐसे हैं इस बोर्ड की तरह, समझ रहे हो बात को। तो बाकी बातें कल करेंगे, नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में फ्री इसी टाइम आपको प्रस्तुत हो जाएंगे। तो मिलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत।